महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब अंधेरा है, वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। अचानक ही आयो आवाज ने मेरी दोपहर की नींद तोड़ दी। ये एक बड़ा मुश्किल हुआ है जब से इस गली में किराए का मकान लिया है। ये एक बड़ी परेशानी। वैसे शहर के बीचों बीच होने के कारण काफ़ी सुविधा रहती है। मेरा ऑफिस भी यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर ही है। साइकिल में ही चला जाता हूँ। गली में भी मोहल्ले वाले एक दूसरे के घर ज़्यादा ताक झांक नहीं करते, सब अपने आप में ही रहते हैं। और शहर के बीच में होने की वजह से ये सुविधा भी है कि सब्जी भाजी वाले सब गली में आकर हाँक लगा जाते हैं, मतलब बाजार जाने की ज़रूरत नहीं। वैसे अकेले होने की वजह से दिन का खाना तो ऑफिस कैंटीन में ही निपट लेता हूँ, मगर शाम का खुद ही बनाता हूँ। भाई बाहर का खाना खा खा के पेट थोड़ी खराब करना है। जैसे ही गली में कोई सब्जी वगैरह वाले आते हैं और हाँक लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसपास के घरों से उनके आवाज़ टकराकर सीधे मेरे घर के अंदर घुस रही है। अब परेशानी तो क्या बताऊं जैसे ही वो चिल्लाना शुरू करते हैं ऐसा लगता है जैसे सुनामी सीधा मेरे घर के अंदर आकर पूरे घर को दहला रही है। आस पास की दीवार छत सब कुछ गूंजने से लगता है, मगर डांटा भी तो नहीं जा सकता उन्हें। अरे भैया वो भी बेचारे अपना व्यापार कर रहे हैं और मेरा ही फायदा है, वरना यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मार्केट है। पर दोपहर के इस समय ये मदारी कहाँ से गली में घुसा चला आ रहा है? कौन देखेगा उसका खेल? और उसके डमरू की आवाज गूंज गूंज कर कान खा रही थी। परेशान होकर उठ ही गया। अचानक घर के दरवाजे पर आवाज आई, माँ जी, कोई है क्या? माँ जी। मैं चप्पल पहनकर बाहर की तरफ जाने लगा। अरे रुको रुको, आता हूं। दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो एक 50-55 साल का व्यक्ति था। हाथों में 2 रस्सियां पकड़े। बाहर के पोर्च से रस्सी में क्या बंधा है वो ढका हुआ था, इस वजह से नहीं दिख रहा था। देखकर बोला, बाबू कुछ खाए को मिलेगा क्या? बड़ी भूख लगी थी। बेचारे के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे कि मेरा मन पिघल गया। ऐसे भी फ्रिज में बचा हुआ खाना रखा था। मैंने उससे कहा, अब रुको लाता हूं। बाबू मेरे साथ ये बादल और बिजली भी है, इनके लिए केला हो तो। केला? हाँ वो भी फ्रिज में है, रुको लाता हूं, कहकर मैं अंदर चला गया। अंदर फ्रिज से खाना निकालकर माइक्रोवेव पर गर्म करने लगा। अब तक वो बरामदे में आ गया था और शायद वहीं बैठा हुआ था। उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, बादल बिजली, देख तो बाबू कितना अच्छा है, एक बार बोलने में ही खाना देने को तैयार हो गया। तुम लोग दिल से आशीर्वाद दो इनको, हाँ दिल से आशीर्वाद दो। मुझे खाना गर्म करने में थोड़ा समय लग रहा था। अचानक उसकी आवाज आई, बाबू अब देर लगेगी का? अरे बस हो गया, मैंने उसे कहा। फिर वो जानवरों से बातें करने लगा। हम ना जाते समय वो बाबू को दे जाएंगे। हाँ, ऐसे अच्छे आदमी का ही तो ये सब देना चाहिए। थाल में बची हुई दाल भात सब्जी और 8-10 केले लेकर मैं उसके सामने पहुंचा। हाथों से केले लेकर
वो बहुत खुश हुआ। अरे अरे बाबू, ये तो बहुत है। हम सबके पेट भर जाएंगे। मगर तभी मैं चौंक उठा। उसके हाथों में रस्सी थी, मगर उसके अलावा मुझे वहां पर कोई और नहीं दिखाई दे रहा था। आखिर कौन से जानवर की ये बात कर रहा है? मगर अभी मेरा चौंकना और बचा था। आश्चर्यजनक रूप से उसने केला छीलकर अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ाया और मेरी आंखों के सामने ही सामने केला जैसे हवा में गायब होने लगा और कुछ ही देर में छिलके जमीन पर गिर गए। ये कौन सा मदारी का खेल है? अब हो सकता है उसने रस्सी में तार बांध के रखा हो। है, ऐसा खेल तो जादूगर दिखाते हैं। मगर केला हवा में कैसे गायब हो रहा है? बाबू, खाना बहुत अच्छा है, खाना खाते हुए बोला। बादल बिजली बहुत खुश है केला खा के बाबू। आपको दिल से दुआएं देंगे। मगर कहाँ है कोई? कौन सा जानवर लेकर घूम रहे हो तुम? बाबू, असली में वो नहीं दिखते हैं, दिन के समय नहीं दिखते हैं, मगर जब रात होती है ना, तब वो दिखते हैं। हाँ, रात को दिखते हैं। मुश्किल ये है कि रात को कोई खेल नहीं देखता है। इसी वजह से मैं कुछ कमा नहीं पा रहा हूँ। हालत खराब होती जा रही है। मगर ये है क्या? बादल और बिजली। बादल मर्द बंदर है और बिजली उसकी पत्नी बंदरिया। दोनों हमारे पास रहते थे, खूब खेल दिखाते थे। बहुत पैसा मिलता था बाबू। मगर वो पिकलू साव ने, उस कमीने की वजह से ही सब कुछ है। क्या मतलब? क्या हुआ ऐसा? अरे बाबू, क्या बताए। दुश्मनी आदमी को का करने पर मजबूर कर देती है। पिकलू साहब हमारे साथ ही बाजा बजाता था। ढोल और दूसरे बाजे बजाने में बहुत एक्सपर्ट था। उसका बाजा और इनका खेल लोगों को बहुत पसंद आता था। हमको अच्छी कमाई हो जाती थी। मगर एक बार कुछ बात लेके हम दोनों में लड़ाई हो गई। हमने उसको भगा दिया और तभी उस कमीने ने एक दिन बादल और बिजली को जहर दे दिया। हमारी आंखों के सामने हमारे 2 छोटे बच्चे मर गए बाबू, मर गए। क्या? ओफ, कोई इतना भी क्रूर हो सकता है बेजुबान जानवरों को? कहा बताए बाबू, गुस्सा बहुत बुरी चीज है। मगर बात क्या हुई थी तुम लोगों में कि इतनी पड़ गई? असली में बाबू, एक दिन रास्ता में आते आते हमको एक चीज मिली। हमने उसे देखा तो वो मर्द लोगों का अंगूठी था, सोने का। एक बड़ा सा पत्थर भी लगा था उसमें। हम उसे जौहरी के पास लेके गए तो उसने बताया ये बहुत पुराने समय की है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ऊपर का पत्थर बोलते हैं रूबी लगा है। वो बहुत पैसा देके उसको खरीदना चाहता था, मगर हमने नहीं बेचा। जब पिकलू साव को ये पता चला तो उसने हमसे कहा अंगूठी बेच देते हैं, बहुत पैसा मिलेगा, हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। मगर मैं नहीं माना, मैंने नहीं बेचा। फिर वो एक दिन अचानक मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। 3-4 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाए। घर में खाना पैसा खत्म हो गया, बाहर जा नहीं पा रहे थे, कुछ कमा नहीं पा रहे थे, हालत खराब थी।
दोपहर के हमारे दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक होने लगी। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, सिकंदर दरवाजा खोल, हरामजादे चोरी करवाता अपने जानवरों से। हाँ, सिकंदर साहब हमारा नाम है। वो हमारा नाम लेके बुला रहे थे। उन लोगों की बातों से पता चला कि एक फल वाले की दुकान से बंदर केला चुरा कर ले गया था। उनको शक था वो हमारी ही बंदर है, मगर बाबू हमारे बंदर नहीं थे। हम अपन बंदर को सारा खेल सिखाया, मगर बेईमानी और चोरी करना नहीं सिखाया बाबू। वो भूखा मर जाएंगे मगर कुछ नहीं चुराएंगे। मैं उठा नहीं। कुछ देर बाद वो लोग चले गए। बादल और बिजली जमीन पर ही लेटे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, अरे बादल बिजली, तुम लोग चोरी किए कहा? मगर वो कोई जवाब ना दिए। उठकर जब उनके पास गया तो वो वैसे ही लेटे थे। शरीर छूते ही हम कांप उठे बाबू। वो दोनों मर चुके थे। शरीर से बदबू आ रही थी। हमारे दोनों छोटे बच्चे इस दुनिया से चले गए थे बाबू। ओफ, मगर तुमने अंगूठी बेचकर पैसे उसे दे क्यों नहीं दिए? कम से कम तो मेरी जीव तो बच जाते। और फिर तुम्हें कैसे पता चला कि पिकलू साहब ने उन्हें मारा है? हमार सगा चाचा है, हमारे घर से कुछ दूर मिठाई की दुकान चलाता है। उसी ने बताया कि पिकलू साहब दरवाजे से केला फेंक रहा था। उसके चेहरे में बहुत शैतानी हंसी थी बाबू। वही ने हमार बच्चन को मारा है और गांव वालों को भी भड़का दिया था। इसीलिए वो लोग हमारे घर में केला चुराने का इल्जाम लगाने आए थे। मगर बाबू, हमार बादल बिजली हमार बच्चन के जैसे थे। शरीर से वो जरूर ये दुनिया से चले गए हैं, मगर आज भी हमरे साथ है। और वो अंगूठी, वो भी हमरे पास है। तुमने उसे बेचा क्यों नहीं? बाबू, वो अंगूठी के साथ एक अभिशाप जुड़ा हुआ है। हाँ, खाना बहुत अच्छा था बाबू। हमारा एकदम पेट भर गया। कहकर उसने मुझसे पानी मांगा। मैं पानी लेने कमरे में आ गया। आकर मनी मन सोचा, क्या कहानी सुना रहा है। कीमती अंगूठी उसके पास है, मगर उसे वो बेच नहीं रहा है। उस पर कोई अभिशाप है, और ऊपर से ये भूत बंदर। अभी एक काम करता हूं, इसे अंगूठी दिखाने कहता हूं। अभी सारी इसकी पोल खुल जाएगी। मैं पानी लेकर बाहर आया। पानी का ग्लास लेकर वो बाहर की तरफ चला गया। हाथ मुंह धोकर जब वापस आ रहा था, मैं मनी मन यही सोच रहा था, अभी कहेगा अब निकलता हूं, अंगूठी घर में भूल गया हूं, ऐसी वैसी बात। मगर आश्चर्यजनक तौर पर वो फिर से सीढ़ी पर आकर बैठ गया। बाबू, हम थोड़ा सा झूठ बोले। ये अंगूठी हमको सड़क में पड़ी नहीं मिली। ये अंगूठी हमको मिली एक पुरानी हवेली में। एक दिन खेल दिखाकर हम वापस आ रहे थे कि अचानक आसमान में बादल छा गए और पानी गिरने लगा। फिर बादल बिजली को लेकर हम एक पेड़ के नीचे छुपने की कोशिश करने लगे, मगर पानी बहुत तेज था। अभी सामने दिखी वो हवेली। हम इन दोनों को लेकर अंदर चले गए, और वही हवेली में बिजली ने हमें ये फोन कर दिया था। हवेली भी कोई ऐसी वैसी हवेली नहीं है। लोग उसे भूतहा हवेली कहते हैं, मगर हमको भूत प्रेत का कोई डर नहीं। अरे एक दिन जब मरना ही है तो भूत प्रेत से डर कर का मरना। इसीलिए हम अकेले ही उस हवेली में गए थे। अच्छा, तुम्हारी अंगूठी में देख सकता हूँ? हाँ, काहे नहीं बाबू, हम दिखाते हैं। मुझे आश्चर्यचकित कर गए। उसने अपनी लुंगी के
कोने में बंधे एक छोटे से बैग को निकाला। बैग को खोलते ही उसमें 10 रुपए के कुछ नोट, कुछ चिल्लर के साथ साथ एक सोने की चमचमाती अंगूठी थी। मेरी सारी सोच, सारी भावनाओं को उसने मिटा दिया था। अंगूठी को हाथ में लेकर मैं निहारने लगा। सच में किसी राजे रजवाड़े की ही अंगूठी थी। इतना सारा सोना लगाकर बनाया गया था उसे, और ऊपर लगा वो रत्न रूबी इतना सुंदर चमक रहा था। मैंने उसके ऊपर उंगली रगड़कर उसे महसूस करने की कोशिश की। फिर उसे अंगूठी वापस करते हुए कहा, कहां पे थी ये हवेली? यही सिमगा गांव के पास। सिमगा गांव? सिमगा हमारे शहर से ज्यादा दूर नहीं है। मुश्किल से 20-1 मिनट की बस यात्रा से पहुंचा जा सकता है। मेरी जैसे तीसरी आंख जाग उठी। अगर हवेली में उसे ये मिला है तो ये भी तो हो सकता है कि हवेली के और कोनों में भी ऐसी ही दूसरे रत्न पड़े हो। 2-4 हाथ लग गए तो लाइफ बन जाएगी। और फिर डर के मारे लोग उधर नहीं जाते, ये समझ में आ रहा था। इस वजह से चोरी चकारी नहीं हुई है, ये तो गारंटेड है। मैंने चौंक कर उससे कहा, अच्छा तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? हाँ बाबू, अगर आप डरे नहीं तो। हाँ, भूत प्रेत से मैं भी नहीं डरता। तो चल सकते हैं बाबू। कब जाएंगे? अभी तो 2 ही बजे हैं, आराम से जा सकते हैं। चलिए बाबू, ले चलता हूं, मुझे क्या है। आपको अगर और भी कुछ रत्न मिल जाए तो मुझे भी एक बार वहां जाना है बाबू। क्यों? ये अंगूठी को मुझे उस हवेली को वापस करना होगा, वरना वो श्राप नहीं हटेगा। ओ, ठीक है, एक काम करो, तुम रुको, मैं तैयार होके आता हूं। मैं तुरंत ही कमरे में आ गया तैयार होने के लिए। मगर ये क्या? ये मेरा कमरा है? नहीं, ये कैसे हो गया? इस वक्त मैं एक आलीशान झाड़ फानूस के नीचे खड़ा था। सामने मेरा वो छोटा कमरा नहीं, बल्कि एक बड़ा सा कमरा था जिसमें बहुत सारी कुर्सियां और सामने एक राज सिंहासन रखा था। सिंहासन के ठीक पास एक बड़ा सा हुक्का रखा था, मगर पूरे कमरे में कोई नहीं था। आलीशान तरह से सजा हुआ कमरा, जमीन पर बिछी सुंदर कसीदाकारी कालीन। हो, ये तो किसी सपने की तरह है। मगर ये सपना मुझे क्यों? तभी मुझे याद आया, अंगूठी के ऊपर मैंने हाथ फेरा था। तो क्या अंगूठी अलादीन की अंगूठी की तरफ जादुई है, जो ये सब कर सकती है? लगता है उस गरीब ने अंगूठी को कभी भी हाथ फेर कर नहीं देखा है, वरना इस तरह घर घर जाकर उसे खाना मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छी बात है। मेरा तो सपना ही सच हो रहा है। तभी अचानक बाहर से उसकी आवाज आई, बाबू और कितनी देर? दुष्ट पापी, और कितनी देर? अरे अब और कहाँ जाना है? ये सब कुछ तो मुझे यहीं मिल रहा है। अभी बाहर आता हूं और 2 लात मारकर उसे भगाता हूं और अंगूठी अपने पास रख लेता हूं। फिर मेरा हर सपना वो अंगूठी सच करेगी। सोचकर जैसे ही मैं मुड़ा, ये क्या, मैं तो फिर अपने उसी छोटे कमरे में था। अभी मैं क्या देख रहा था? फिर कुछ सोचकर तुरंत ही मैंने कपड़े बदले और कुछ कपड़े अपने बैग में रखकर बाहर आ गया। देखा तो वो मेरे मकान के पोर्च के बाहर गली में खड़ा था। बाबू, इतनी देर? हाँ, वो जरा कहकर मैंने ताला लगाया। सब कुछ ठीक ठाक देखकर उसके साथ निकल पड़ा। बस हमें मिल गई। शाम के समय बस में ज्यादा भीड़ नहीं होती इस रूट पे।
गांव का इलाका है, ज्यादा लोग जाते नहीं हैं। सड़क भी यहाँ की बहुत खराब है। मेरे ऑफिस के हेमंत बाबू यहीं से आते हैं। गनीमत है मैंने यहाँ घर ले लिया, वरना इधर से आने से तो बस के झटके खा के बहुत जल्दी स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। मगर बेचारे हेमंत बाबू सब झेल कर आते हैं। मगर हवेली के बारे में हेमंत बाबू ने मुझे कभी कुछ बताया नहीं। बस कंडक्टर टिकट देने के लिए मेरे पास आया। मैंने उसे 2 टिकट मांगा। उसने बड़े अजीब अंदाज में मुझे देखा और 2 टिकट देकर चलता बना। मेरे पास की सीट खाली थी। मैंने सिकंदर से कहा बैठने को, मगर उसने कहा जानवर पकड़े पकड़े बैठना संभव नहीं, इसलिए उसने खड़े खड़े ही बस की यात्रा की। तभी अचानक बस का टायर पंचर हो गया। टायर बनवाते बनवाते शाम ढलने को आ गई। शाम करीब 7 बजे हम सिमगा के बस स्टैंड पर पहुंचे। ठंड की शाम थी। चारों ओर लोग नहीं थे, मगर हाँ, बस स्टैंड के शेड के नीचे कुछ लोग कंबल ढके हुए आग जलाकर ताश खेलने में मशगूल थे। बस यही लोग थे। मैंने उनकी तरफ देखा। लगा ताश का नशा भी अजीब होता है। तभी सिकंदर बोला, आइए बाबू, उधर जाना। चारों ओर अंधकार था। गांव का इलाका सरकार की रहमो करम पर स्ट्रीट लाइट से विहीन। मैंने उससे कहा, हाँ हाँ रुको, मैं अपने साथ टॉर्च लाया हूं, टॉर्च निकाल लूं। बाप रे, क्या अंधेरा है। अभी मैं बैग खोल ही रहा था कि अचानक सिकंदर बोला, छोड़ो बाबू, मुझे रास्ता अच्छी तरह से पता है, मैं आपको लेकर चलता हूं। और वो आगे आगे चलने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे कदम बढ़ा रहा था। सामने 2 राह था। एक तरफ वो चलने लगा और मैं भी उसके पीछे जा रहा था। तभी अचानक ताश खेल रहे आदमियों में से एक आदमी चीखा, ओ बाबू, कहां जा रहे हो? मैं चौंक पड़ा। अरे, इन लोगों को ध्यान भी है कि आसपास कौन है। तुरंत ही वो अपनी लालटेन उठाकर दौड़ते हुए मेरे पास आ गया। बाबू, कहां जाना हो रहा है? मैं पशुपेश में पड़ गया। क्या बताऊं इन्हें, मैं इस भरी अंधेरे में किस लिए आया हूं। मेरी बातें सुनकर पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, पर कुछ तो बताना होगा। सामने कुछ दूरी पर सिकंदर खड़ा हुआ था। ये भी कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? कुछ तो कारण बताए। तभी अचानक मुझे हेमंत बाबू की याद आई। मैंने कहा, असली में मैं शहर के पीडीओ ऑफिस में काम करता हूँ। वहाँ हेमंत बाबू भी काम करते हैं, इसी गांव में रहते हैं। आज उन्होंने अपने घर में मुझे दावत दी है। व्यक्ति बोला, ओ हेमंत बाबू है, उसको तो हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो हमारे गांव के बड़े भले मानुस है, मगर असली में आप उनके घर के उल्टी दिशा में जा रहे थे। आपको इधर जाना है। एक काम करिए, हम आपको छोड़ आते हैं। कहकर उसने अपने एक और साथी को आवाज लगाई। वो भी लालटेन लेकर दौड़ा दौड़ा आया। बाबू को हेमंत बाबू के यहाँ जाना है, चलो छोड़ आते हैं। मैं चौंक पड़ा। अरे नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। असली में पहली बार आया हूं ना, इसीलिए उधर चला जा रहा था। मेरे साथ एक आदमी और है, वो मुझे ले जाएगा। वो बोला, कहाँ है? कोई तो नहीं दिख रहा। अरे वो क्या उधर अंधेरे में खड़ा है। अचानक वो व्यक्ति लालटेन लेकर उधर चला गया और फिर निराश होकर लौटते हुए बोला, कहाँ बाबू, तुम्हारे साथ तो कोई नहीं। दूसरा व्यक्ति बोला, हम तो देखे बस से आप अकेले ही उतरे थे। मैं चौंक पड़ा। ये क्या बात कर रही है? और हमको तो अजीब लग रहा है। हेमंत बाबू आपको दिन में दोपहर में बुलाते, ये भरी शाम में यहाँ काहे बुला लिए? बाबू, ये जगह अच्छी नहीं है। यहाँ शाम और रात को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम लोग भी वहां पे पहरा ही देते हैं, ताकि कोई अगर शाम रात को आए तो उस रास्ते पे ना जाए।
वो रास्ता बहुत बहुत खतरनाक है। मैं चिढ़ने लगा। मैंने कहा, देखो तुम लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। मेरे साथ वो आदमी है, मुझे ले जा रहा है और मुझे जाना है, मैं चला जाऊंगा। इतने में ही बाकी सारे लोग भी वापस आ गए और मुझे घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, कौन है बाबू तुम्हारे साथ? अरे मैंने देखा वहां कोई नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? सिकंदर नाम का एक व्यक्ति मेरे साथ है, वही मुझे यहां लेकर आया है। अचानक पास खड़े एक व्यक्ति के हाथों से लालटेन जमीन पर गिरकर टूट पड़ी। सबके चेहरे जैसे डर से कांप उठे। सिकंदर, अरे भागो भागो भागो! और तभी अजीब सी डर के साथ वो लोग जैसे हवा में खुल गए। मैं बस स्टैंड पर अकेला खड़ा रहा। मगर इन सारी घटनाओं के बीच सिकंदर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो उसी तरह मुझसे कुछ दूरी पर अंधेरे में खड़ा रहा। मैं उसकी तरफ चलकर जाने लगा। उसके पास पहुंचने पर भी उसने कोई बात नहीं की। आओ बाबू चले, कहकर वो आगे आगे जाने लगा। मगर इस अंधेरे में कैसे जाऊंगा मैं? अच्छा, एक काम करता हूं, ये रस्सी पकड़ो, इसको पकड़कर मैं आगे आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आना। कहकर उसने एक रस्सी मेरे हाथों में थमा दी और फिर तेज कदमों से आगे चलने लगा। रस्सी के खिंचाव की वजह से लगभग मैं दौड़ता सा चला गया। चलते 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 काफी देर हो गई। मैंने एक बार पूछा सिकंदर से, और कितनी दूर जाना है? बस बाबू, पहुंच गए। मगर पहुंच गए, फिर पहुंच रहे हैं, पहुंच जाएंगे होते होते रास्ता जैसे बहुत लंबा सा हो गया। आसपास अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल हो। दूर कहीं लोमड़ियों ने आवाज लगानी भी शुरू कर दी थी। चारों ओर झिंगुरों और मेंढकों की आवाज थी। आसपास से चमगादड़ भी उड़कर निकल जाते थे और कभी कभी उल्लुओं की आवाज भी आ रही थी। चलते चलते मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे पीछे पीछे कोई और भी चल रहा है। एक बार मुड़कर देखने की भी कोशिश की, मगर अंधेरे में कुछ ना दिखा। तभी हल्की सी आवाज ने मुझे समझा दिया कि ये और कोई नहीं, बादल और बिजली है जो मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। तभी अचानक रस्सी का खिंचाव ढीला हो गया। सिकंदर की आवाज आई, बाबू आगे तो सीढ़ियां हैं, संभाल कर चढ़िए। मैंने आगे पैर टकराया तो सीमेंट का चबूतरा सा महसूस हुआ। 2 चबूतरे बाद सीमेंट के बड़े से प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा था। सिकंदर बोला, बस पहुंच गए बाबू, आप यहीं रुकिए, मैं रोशनी का इंतजाम करता हूं। क्या रोशनी का इंतजाम करता हूं? तो क्या सिकंदर इस जगह से पहले से परिचित है? उसे पता है रोशनी कहाँ है, या वो यहां आता जाता रहता है? मगर उसने तो मुझे बताया था कि वो एक बार ही आया था यहां।